बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक आधुनिकीकरण। सर्वप्रथम हम राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे। देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पुरानी अथवा परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरित करने का प्रयत्न या प्रयास रहता है। तुलनात्मक दृष्टि से इसका अर्थ है कि जब कोई अविकसित अथवा विकासशील राजनीतिक व्यवस्था स्वयं को अपने से अधिक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में बदलने का प्रयास करती है तो उसके इस क्रियात्मक प्रयत्न को राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं यहाँ। रॉबर्ट वार्ड के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण आधुनिक समाज की प्राप्ति हेतु ऐसा आंदोलन है जिसका प्रमुख लक्षण है अपने पर्यावरण की भौतिक एवं जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनको नियंत्रित या प्रभावित करने की दूरगामी क्षमता तथा ऐसी मूल्य व्यवस्था जो इस क्षमता की आवश्यकता एवं इससे प्राप्त होने वाले परिणाम के बारे में मूल रूप से आशावादी होती है। हंटिंगटन के शब्दों में राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका संबंध मानवीय चिंतन तथा गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन से है। एसपी वर्मा ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को बहुस्तरीय प्रक्रिया माना है। उसके अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अग्रलिखित 5 स्तरों पर मानवीय चिंतन, कार्यों एवं संबंधों में परिवर्तन करती है। और ये 5 चीज़ उन्होंने बताई हैं: मनोवैज्ञानिक स्तर, बौद्धिक स्तर, जनसंख्या स्तर, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर। तो इस तरीके से विभिन्न विद्वानों ने जो है अपने अपने हिसाब से राजनीतिक आधुनिकीकरण को परिभाषित किया है। किंतु इन परिभाषाओं के बावजूद जो है ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन, संचार के साधनों के विस्तार तथा आर्थिक विकास से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सामाजिक व आर्थिक आधुनिकीकरण के प्रसंग में, अर्थात यह अपने भौतिक पर्यावरण के आधुनिकीकरण के प्रसंग में राजनीतिक संस्कृति के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। अब हम चलते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण और विशेषताओं पर। देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो प्रमुख लक्षण हैं वो इस प्रकार हैं। पहला विभेदीकरण है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न कार्यों में निरंतर वृद्धि है। इससे राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों में विशिष्टीकरण उत्पन्न होता है। दूसरा है एकीकृत शासन व्यवस्था का विकास। विभेदीकरण की उपयुक्त विशेषता राजनीतिक संरचना में विभिन्नता एवं पृथकता के तत्व में वृद्धि करती है, किंतु राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की निरंतरता के लिए जरूरी होता है कि राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों एवं संस्थाओं में उचित प्रकार की एकता बनी रहे। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था का समाज के सभी क्षेत्रों में प्रवेश। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का कारण राज्य के सकारात्मक कार्यों में तेजी से वृद्धि होती है। राज्य व्यक्ति के हित में अनेक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं कल्याणकारी कार्यों को करता है। नेक्स्ट है समता यानी समानता। राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है वो नागरिकों की समानता पर अत्यधिक बल देता है, अर्थात यह सभी नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में समान अवसर देने में विश्वास करता है। नेक्स्ट है राजनीति में जन सहभागिता में वृद्धि। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सामान्य जनता को सक्रिय नागरिक बना देती है। साधारण जनता स्थानीय, प्रांतीय एवं सामुदायिक मामलों की तुलना में राष्ट्रीय राजनीति में अधिक रुचि लेने लगती है। नेक्स्ट जो है वो सार्वभौमिकता है। कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत को इसमें स्वीकारा जाता है और बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कानून को लागू किया जाता है और सभी नागरिक समान रूप से अपने कार्यों के लिए कानून के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्न उपकरणों की। तो इसमें जो पहला उपकरण है वो है अभिजन वर्ग, जिसको इलिट कहते हैं। समाज का एक ऊपरी तबका जो आर्थिक रूप से प्रभावशाली होता है और उसकी राजनीतिक व्यवस्था में उसको निर्णयकारिता प्राप्त होती है, उसको अभिजन वर्ग कहा जाता है। किसी भी परंपरागत समाज व राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व भी परंपरागत अभिजन वर्ग ही करता है, किंतु जब राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया गति पकड़ती है तो स्वयं इस परंपरागत अभिजन वर्ग की शक्ति व प्रभाव में कमी आने लगती है। इस स्थिति में उस समाज व राजनीतिक व्यवस्था में एक नए अभिजन वर्ग का उदय होता है जो अपने ढंग से राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व करता है। दूसरा जो है वह बुद्धिजीवी वर्ग है। किसी समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण में
बुद्धिजीवियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यह वर्ग अपनी प्रकृति से चिंतक वर्ग है और यह अपने समय के मूल्यों और संस्थाओं की समीक्षा करके उनमें आवश्यक परिवर्तनों के विवेकपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट जो है वो आर्थिक विकास है। राजनीतिक आधुनिकीकरण को गति देने की दृष्टि से आर्थिक विकास के उपकरण का अत्यंत महत्व है। आर्थिक विकास का अर्थ है किसी राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद उत्पादन की जो तकनीक है, उत्पादन की मात्रा है। सरल शब्दों में आर्थिक विकास समाज के औद्योगिकरण की अवस्था को बताता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति कैलोरी की मात्रा तथा सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर की स्थिति आदि को भी इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो राजनीतिक विचारधारा है। आधुनिक युग में भी किसी राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक विचारधारा की आधारभूत एवं प्रत्यक्ष भूमिका स्वीकार की जाती है। राजनीतिक दल किसी राजनीतिक विचारधारा को राजनीतिक आधुनिकीकरण प्रक्रिया को तीव्र बनाने के लिए उपयोगी हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो संचार के साधन है। प्रेस, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, ये जो है कम्युनिकेशन सोर्सेज हैं। ये साधन किसी परंपरागत समाज के आधुनिकीकरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को सरल बना देते हैं। संचार के आधुनिक साधन समाज के विभिन्न वर्गों में मूल्यात्मक एकता स्थापित करते हैं, संपूर्ण समाज में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का प्रसार करते हैं। नेक्स्ट जो है वो सामाजिक गतिशीलता है। किसी भी देश में आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप समाज की भौतिक परिस्थितियों में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं जो सामाजिक गतिशीलता को जन्म देते हैं। नेक्स्ट जो है वो सरकार की शक्तियाँ हैं। विकासशील देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए सरकार की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। जिन विकासशील देशों में तानाशाही है, उन्होंने सरकार की बाध्यकारी शक्ति के द्वारा अपने समाज का औद्योगिकरण करने की चेष्टा की है। जो हमारा राजनीतिक आधुनिकीकरण का नेक्स्ट पहलू जो है वो है राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान, जिसको हम प्रारूप भी कहते हैं। देखिए, जो एडवर्ड सिल्स है उसने 5 प्रतिमान बताए हैं। पहला राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दूसरा संरक्षित या अभिभावक लोकतंत्र। तीसरा है आधुनिकताशील वर्गतंत्र या अल्पतंत्र। चौथा है सर्वाधिकारवादी या समग्रतावादी वर्गतंत्र। पांचवा है परंपरावादी वर्गतंत्र या अल्पतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र राजनीतिक आधुनिकीकरण के ऐसे प्रतिमान को प्रस्तुत करता है जिसमें जन भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है। इसके लक्षण हैं सार्वभौमिक मताधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल मौजूद हों, राजनीतिक सत्ता पहले से निश्चित अल्प अवधि तक ग्रहण की जाए, सत्ता के निरंकुश एवं अनुत्तरदायी प्रयोग की प्रवृत्ति को रोका जाए इत्यादि। दूसरा प्रतिमान है संरक्षित या अभिभावक लोकतंत्र। राजनीतिक आधुनिकीकरण का ये एक ऐसा प्रतिमान है जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र की सभी संस्थाएं मौजूद रहती हैं, किंतु व्यवहार में शासन की अन्य संस्थाओं की तुलना में कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। इसके हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के इस प्रतिमान में निर्वाचित व्यवस्थापिका होती है और एक से अधिक राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, किंतु उनकी शक्तियाँ नियंत्रित व सीमित होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है आधुनिकताशील वर्गतंत्र या अल्पतंत्र। ऐसा प्रतिमान है जिसमें संपूर्ण शासन सत्ता पर अल्प वर्ग का पूर्ण अधिकार होता है। यह अल्प वर्ग देश के आर्थिक एवं सामाजिक आधुनिकीकरण का पूर्ण पक्षपाती होता है और इस दिशा में तेजी से प्रयास भी करता है। नेक्स्ट जो है वो है सर्वाधिकारवादी या समग्रतावादी अल्पतंत्र। इसकी कुछ मान्यताएं इस प्रकार से हैं। यह एक सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है और शासन का संचालन एक कठोर दल व्यवस्था द्वारा किया जाता है इसमें। नेक्स्ट जो है प्रशासक समूह इस विश्वास के साथ शासन करता है कि उसे न केवल श्रेष्ठ जीवन का अंतिम ज्ञान है, अपितु उसे इस ज्ञान के अनुसार सामान्य जनता को हाँकने का अधिकार भी है। सत्तारूढ़ शासक वर्ग के अलावा समाज में शक्ति का अन्य कोई केंद्र नहीं होता है, अर्थात शासक वर्ग किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं करता है। जो अंतिम जो है वो है परंपरावादी वर्गतंत्र या अल्पतंत्र। परंपरावादी वर्गतंत्र या अल्पतंत्र ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका आधार परंपरागत धार्मिक विश्वास होते हैं, राजवंशीय शासन होता है। इसके कुछ लक्षण हैं। इसका प्रमुख आधार धार्मिक विश्वास एवं रक्त संबंधी श्रेष्ठता का सिद्धांत। इस व्यवस्था का आधार यह परंपरावादी नैतिक सिद्धांत है कि परंपरागत जीवन पद्धति एवं समाज व्यवस्था सर्वोत्तम है। ये राजनीतिक व्यवस्था अपना औचित्य इस आधार पर सिद्ध करती है कि वह परंपरागत संस्कृति की रक्षा करती है। शासक की नियुक्ति वंशानुगत उत्तराधिकार के सिद्धांत के अनुसार होती है। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की आलोचनाओं की। तो देखिए, यह उपागम आधुनिकीकरण की सामान्य प्रक्रिया से राजनीतिक आधुनिकीकरण प्रक्रिया को पृथक करके उपयोगी हो सकता है, जो कि बहुत कठिन है। इसके लक्षणों में भी सहमति का अभाव है और इस हर लक्षण जो अगर बताए हैं तो उनके मापन की समस्या है। और अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत तुलना का केंद्रीकृत आधार जो है अब तक स्थापित नहीं हो सका है। लेकिन निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में मौजूद राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रसंग में राजनीतिक आधुनिकीकरण के जिन 5 प्रतिमानों का उल्लेख किया है, उनसे ये स्पष्ट है कि
उनसे वर्तमान युग में राजनीतिक लोकतंत्र को राजनीतिक आधुनिकीकरण के सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान के रूप में स्वीकारा गया है। और इसके साथ साथ जो है हम इसमें ये कह सकते हैं कि इनकी राजनीतिक आधुनिकीकरण की मदद से विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन संभव हुआ है। इससे राजनीतिक विकास की अवस्था की जानकारी मिलती है। यह उपागम राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय अर्थशास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय तत्वों की भूमिका को प्रकट करता है। धन्यवाद।